अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक राइबोसोम, गोल्जी एपेटाइटिस एंड लाइसोसोम है। 3 ऑर्गेनेलिज आज हम करेंगे। तो यहाँ पर आपको फिगर में राइबोसोम भी नज़र आ रहा है, गोल्जी एपेटाइटिस भी नज़र आ रहा है और आपको यहाँ पर लाइसोसोम भी नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये 3 सेल ऑर्गेनेलिज हमने आज करने हैं। तो फर्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम पेलार्ड ने 1955 में डिस्कवर किए थे। और राइबोसोम बेसिकली टाइनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्मॉल होते हैं और ग्रेन लाइक होते हैं, लाइक जैसे कि ज़रे, रेत के ज़रात होते हैं वगैरह। तो ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, इनके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो इसलिए ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में भी होते हैं। यूकैरियोटिक सेल जो है, इसके राइबोसोम इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोम्स, प्रोटीन एंड आरएनए से बने होते हैं और आरएनए जो है वो राइबोसोमल आरएनए होता है। इक्वल अमाउंट मरीन के 50% आरएनए होता है और 50% प्रोटीन्स होती हैं, राइबोसोमल प्रोटीन्स होती हैं और राइबोसोमल आरएनए होता है। तो इस तरह ये एक न्यूक्लियो प्रोटीन है, या हाँ, राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन इसको हम कह सकते हैं। राइबोसोम जो है वो फ्री फॉर्म में भी हो सकते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर सस्पेंडेड, और इसके अलावा ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर अटैच भी हो सकते हैं। राइबोसोम का मेनली जो फंक्शन है वो प्रोटीन सेंसिस है। फ्री राइबोसोम जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन सेंसिस करते हैं, और जो राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर अटैच होते हैं वो प्रोटीन सेंसिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर करते हैं, और उनकी प्रोटीन जो है वो रिलीज़ होती हैं इनटू द ल्यूमेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वहाँ से वो फिर फर्दर प्रोसेस होती हैं। राइबोसोम बेसिकली 2 सब यूनिट से बना हुआ है, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट। यहाँ फिगर में दोनों सब यूनिट्स का कंपैरिजन दिया हुआ है, और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में इनका कंपैरिजन है। ये फर्स्ट वन जो है, ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इनका ये राइबोसोमल सब यूनिट्स हैं, 30S सब यूनिट और 50S सब यूनिट, ये टोटल 70S बनता है राइबोसोम। और इसकी विड्थ अगर देखी जाए तो 210 एंगस्ट्रॉम और लेंथ इसकी 290 एंगस्ट्रॉम बनती है। ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है। यूकैरियोटिक राइबोसोम को अगर देखें तो ये 40S और 60S है, जो कि 80S राइबोसोम बनता है मिल के, और इसमें विड्थ इसकी 200 to 240 एंगस्ट्रॉम होती है और लेंथ इसकी 300 to 340 एंगस्ट्रॉम हो सकती है। अब इसमें जो S आपको नज़र आ रहा है, S जो यूज़ हो रहा है, S बेसिकली ये एक सेडिमेंटेशन रेट का यूनिट है, जिसको स्वेटबर्ग यूनिट कहते हैं। स्वेटबर्ग यूनिट सेडिमेंटेशन रेट का ये यूनिट है। सेडिमेंटेशन रेट क्या होता है? अगर आप गिलास में पानी लेकर उसके अंदर रेत डालें और उसको अच्छी तरह मिक्स कर दें, और अब आप देखेंगे रेत की जो ज़रात हैं वो पानी के अंदर फैल जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। अब आप उस पानी को थोड़ी देर छोड़ दें तो आप देखेंगे कि रेत के ज़रात नीचे की तरफ बैठना शुरू हो जाते हैं। ये जो वो नीचे की तरफ बैठ रहे हैं, इसको हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। और जिस रेट के साथ, जिस तेज़ी के साथ वो नीचे की तरफ बैठ रहे होते हैं, उसको हम सेडिमेंटेशन रेट कह रहे हैं। यानी कि सेटल डाउन ऑफ द पार्टिकल्स इन यूनिट टाइम इज़ नोन एज सेडिमेंटेशन रेट। इसी तरह अगर आप मिट्टी को देखें तो एक गिलास में आप रेत डाल लें, दूसरे गिलास में मिट्टी डाल लें और उनको पानी के अंदर मिक्स कर दें, तो आप देखेंगे कि रेत के ज़रात तेज़ी के साथ नीचे बैठेंगे और मिट्टी के ज़रात स्लो नीचे बैठेंगे। तो इस तरह रेत का सेडिमेंटेशन रेट हाई है और मिट्टी का सेडिमेंटेशन रेट लो है, ड्यू टू देयर वेट। रेत का वेट ज़्यादा है और मिट्टी का रेट कम है, तो इसलिए ये होता है। और यहाँ पर भी यही होता है कि ये जो स्मॉल पार्टिकल है ये 40S पे सेडिमेंटेशन होती है इसकी, और ये जो लार्ज पार्टिकल है इसकी 60S पे होती है। और इसी तरह प्रोकैरियोटिक में जो है वो 30S पे हो रही है और 50S पे हो रही है। और जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो इनका सेडिमेंटेशन रेट जो है वो इनकी
आप कह सकते हैं कि वो 30s प्लस 50s करें तो 80s बनता है, लेकिन ये 70s क्यों हो रहा है? तो बेसिकली जब ये कंबाइन होते हैं तो ये इनका सेडिमेंटेशन रेट जो है वो 70s हो जाता है। कंबाइन होने के बाद ये 80s नहीं होता। सेडिमेंटेशन रेट जो है ये बेसिकली एक कम्युलेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कम्युलेटिव प्रॉपर्टी मीन कि जिसमें हम 2+2 करें तो वो 4 के इक्वल आता है, तो वो प्रॉपर्टी ये नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो जब दोनों सब यूनिट कंबाइन होते हैं 30s और 50s, तो उसके बाद ये 80s नहीं होगा बल्कि ये 70s होगा, क्योंकि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसकी अपना रेट होगा, ठीक है, लार्ज पार्टिकल का। दोनों पार्टिकल को कंबाइन करने के बाद जो लार्ज पार्टिकल या जो कंप्लीट पार्टिकल बनेगा राइबोसोम का, उसका अपना रेट होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, बाइंडिंग ऑफ सब यूनिट्स एंड पॉलीसोम्स है। तो दोनों सब यूनिट्स लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट्स जो एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं और राइबोसोम का एक पार्टिकल फॉर्म करते हैं, फुल पार्टिकल। तो इनकी जो बाइंडिंग होती है वो कंट्रोल की जाती है विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन दोनों को बाइंड करता है। और पॉलीसोम क्या है? राइबोसोम जो मैसेंजर आरएनए के साथ बाइंड करता है और फिर ये प्रोटीन सेंसिस करता है। तो जब वो हमें एक ही सिंगल प्रोटीन लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर होती है, यानी कि एक ही प्रोटीन जब हमें ज़्यादा मिकदार में चाहिए होती है, तो उस वक्त बहुत से राइबोसोम एक ही मैसेंजर आरएनए के ऊपर अटैच हो जाते हैं और एक वक्त में बहुत से मॉलिक्यूल एक ही प्रोटीन के बनना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम पॉलीसोम कहते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर फिगर में देखिए 1 2 3 4 ये 5, फिर ये छठा है साथ में अटैच हो रहा है। तो ये बहुत से राइबोसोम जो है एक ही मैसेंजर आरएनए के ऊपर अटैच हैं। ये धागा सा बीच में नज़र आ रहा है आपको लाइन, ये मैसेंजर आरएनए है। तो 1 बाय 1 इसको रीड करते जा रहे हैं राइबोसोम्स और इससे प्रोटीन बन रही है। ये एक प्रोटीन कंप्लीट हो गई है तो ये राइबोसोम डिसोसिएट हो जाएगा। ये एक और कंप्लीशन के करीब है, ये यहाँ पर एक बन रही है और यहाँ पर एक स्टार्ट है और यहाँ से एक और राइबोसोम आके अटैच हो रहा है ताकि प्रोटीन की सेंसिस हो सके। तो ये पॉलीसोम है। गोल्जी ऑपेटस कैमिलो गोल्जी ने 1898 में डिस्कवर किया था, इस वजह से इसका नेम जो है वो गोल्जी ऑपेटस रखा गया। गोल्जी ऑपेटस प्लस वेसिकल्स विच आर रिलीज फ्रॉम द गोल्जी बॉडीज़ और गोल्जी ऑपेटस आर कॉल्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। यानी कि गोल्जी ऑपेटस का स्ट्रक्चर है और उसके साथ जो उसके वेसिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं जिनको हम गोल्जी वेसिकल्स कहते हैं, ये दोनों चीज़ें मिलकर गोल्जी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती हैं। यूकैरियोटिक सेल में गोल्जी ऑपेटस प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं है। इसलिए गोल्जी ऑपेटस जो बेसिकली मेम्ब्रेनस सैक से बना होता है जो एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होते हैं, एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए होते हैं। जिस तरह सिक्के एक दूसरे के ऊपर रख दिए जाते हैं, इस तरह ये एक दूसरे के ऊपर पड़े होते हैं। इसमें जो मिडल वाला होता है वो सबसे लार्ज होता है और ऊपर नीचे वाले स्मॉल होते हैं। जैसे जैसे कॉर्नर्स की तरफ मूव करते हैं तो ये स्मॉल से स्मॉल होते चले जाते हैं। तो गोल्जी ऑपेटस बेसिकली इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। गोल्जी ऑपेटस के जो स्टैक्स होते हैं या जो सैक्स होते हैं वो इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स के साथ एक दूसरे के थ्रू जुड़े होते हैं और इनके मटेरियल एक सैक से दूसरे सैक में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। और इनको हम मेम्ब्रेनस सैक्स को हम सिस्टर्नी भी कहते हैं। क्वेश्चन आ जाता होता है शॉर्ट क्वेश्चन में। तो जो सिस्टर्नी है, स्टैक सिस्टर्नी, ये कंटिन्यूसली बनते रहते हैं। किस तरह से बनते रहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स आते हैं जिनको हम ER वेसिकल कहते हैं। ये वेसिकल फ्यूज़ होते हैं और सिस्टर्नी बनाते रहते हैं। अगर आप ये फिगर में देखें तो गोल्जी ऑपेटस बेसिकली इसके 2 फेज़ हैं, एक ट्रांस फेज़ और दूसरा सिस फेज़। ट्रांस फेज़ और ये सिस फेज़। ट्रांस फेज़ जो है ये बेसिकली मैच्योरेशन फेज़ या मैच्योरिंग फेज़ है और ये जो सिस फेज़ है ये फॉर्मिंग फेज़ भी आप इसको कह सकते हैं। इस फेज़ में जो है वो
ई आर वेसिकल आके फ्यूज़ हो रहे हैं, ये ई आर वेसिकल, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल, ये ई आर वेसिकल है, ये आके इसके साथ फ्यूज़ हो रहे होते हैं और इस तरह जो है वो गोल्जी ऑपरेटर्स के स्टैक्स या सिस्टर्नी बनते हैं। ये इसके सिस्टर्नी हैं और इसके अंदर ये ल्यूमन है, और ल्यूमन जो है इसके अंदर डिफरेंट पार्टिकल्स और मटेरियल्स जो हैं वो प्रोसेस होते हैं। यहाँ से ये वेसिकल्स बड़े रॉफ हो रहे हैं, बन रहे हैं, इनको गोल्जी वेसिकल्स कहते हैं। ये सिक्यूटरी वेसिकल भी होते हैं, इसी से लाइसोसोम भी बनते हैं, इसी से सेल मेम्ब्रेन भी बनती है और सेल वॉल भी बनती है। तो ये गोल्जी ऑपरेटर्स का स्ट्रक्चर है। तो गोल्जी ऑपरेटर्स की बेसिकली टू फेसेस हैं, सिस फेस और फॉर्मिंग फेस। आउटर कन्वेक्स फेस जो होता है यहाँ पे, ये आउटर कन्वेक्स फेस है, ये सिस फेस या फॉर्मिंग फेस कहलाता है और ये फ्यूजन ऑफ ई आर वेसिकल से बनता है। ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस ये वाला फेस है जो मैच्योर हो चुका है, और ये आउटर कनकेव फेस, इनर कनकेव फेस है, और इससे गोल्जी वेसिकल्स हैं वो बडेड ऑफ होते हैं। ठीक है, ये सिक्यूटरी वेसिकल यहाँ पे आपको बताया गया है। और दी होल स्टैक्स कंसिस्ट ऑफ सिस्टर्नी मूविंग फ्रॉम दी आउटर फेस टू इनर फेस। ठीक है, कि जो स्टैक्स हैं ये आउटर से इनर की तरफ मूव करते हैं। तो इस तरह ये इनकी प्रोसेसिंग होती है मटेरियल्स की। फंक्शंस अगर गोल्जी ऑपरेटर्स के देखे जाएँ तो ये 4 फंक्शंस हैं: सेलुलर सिक्रीशंस, मॉडिफिकेशंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। तो ये है, इसमें एक मिसिंग भी है, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम जो है ये भी गोल्जी ऑपरेटर्स का फंक्शन कहलाता है। सेलुलर सिक्रीशंस, जब सेल से कोई मटेरियल्स और प्रोटीन्स या एंजाइम्स वगैरह सिक्रीट होते हैं आउटसाइड दी सेल, तो वो सिक्रीशन जो है वो गोल्जी वेसिकल्स के थ्रू सिक्रीट होते हैं आउटसाइड दी सेल, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर देखा जाए तो प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो गोल्जी ऑपरेटर्स में आते हैं उनको ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, लिपोप्रोटीन्स वगैरह में कन्वर्ट करने का काम जो है वो गोल्जी ऑपरेटर्स का है। तो ये मॉडिफिकेशंस ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल जो विद इन सेल ट्रांसपोर्ट होते हैं एक सेल ऑर्गेनेल से दूसरे तक या साइटोप्लाज्म के अंदर, तो वो गोल्जी वेसिकल्स की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो इस तरह ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स और मॉलिक्यूल में भी इन्वॉल्व है। फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, तो सेल वॉल की फॉर्मेशन जो है ये भी गोल्जी ऑपरेटर्स से होती है। सेलुलोज बनता है और गोल्जी ऑपरेटर्स में, और फिर वहाँ से ये गोल्जी वेसिकल के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है टुवर्ड द साइट ऑफ सेल डिवीजन, और वहाँ पर ये गोल्जी वेसिकल्स फ्यूज़ होकर सेल प्लेट फॉर्म करते हैं और सेल प्लेट फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्म करती है, और फिर फ्रेगमोप्लास्ट से आगे सेल वॉल बनती है। उन वेसिकल्स, गोल्जी वेसिकल्स की जो मेम्ब्रेन होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म करती है, और उनके अंदर जो वॉल मटेरियल होता है वो सेल वॉल फॉर्म करेगा। पांचवा जो है वो लाइसोसोम फॉर्मेशन है। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम जो है वो भी गोल्जी ऑपरेटर से बनता है। जो प्रोटीन एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं, वो ई आर वेसिकल के थ्रू गोल्जी ऑपरेटर्स में आते हैं, और गोल्जी ऑपरेटर्स उनको प्रोसेस करके गोल्जी वेसिकल्स में वो करता है, उसको इनक्लोज करता है। और गोल्जी वेसिकल्स के अंदर ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की बेस पर इनको हम फिर लाइसोसोम कहते हैं, और फिर लाइसोसोम अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम बेसिकली डीडव ने 1949 में डिस्कवर किया था, और इसको 2 वर्ड्स में डिवाइड किया जाता है, लाइसो और सोमा। लाइसो मीन स्प्लिटिंग और सोमा मीन बॉडी। तो लाइसोसोम जो है ये एक स्प्लिटिंग बॉडी है, मीन कि ये डिफरेंट मटेरियल्स को डाइजेस्ट करता है, ब्रेक करता है। वो मटेरियल मोस्टली फूड मटेरियल्स होते हैं, फूड कंपोनेंट्स होते हैं, उनको ब्रेक करता है और उनको सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट करता है ताकि उनको यूटिलाइज़ किया जा सके। तो तकरीबन ऑल टाइप ऑफ फूड स्टफ़ को डाइजेस्ट करने के लिए लाइसोसोम के पास एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम के पास ऑलमोस्ट 40 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम वो एंजाइम है जो हाइड्रोलाइसिस परफॉर्म करते हैं। हाइड्रोलाइसिस इज़ द प्रोसेस बाय विच लार्ज मॉलिक्यूल्स आर ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉलर वन विद द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल ऐड होने के साथ लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल में डिवाइड हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, तो इनको हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। इनमें एसिड फास्फेटेजेस भी प्रेजेंट हैं।
लाइसोसोम जो है गोल्जी ऑपरेटस से ओरिजिनेट होते हैं एज प्राइमरी लाइसोसोम, और फिर ये फूड वैक्यूल के साथ कंबाइन करके सेकेंडरी लाइसोसोम फॉर्म करते हैं। अब फंक्शन ऑफ लाइसोसोम देखा जाए तो लाइसोसोम के फंक्शन में डाइजेशन आ जाता है, जो कि इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर दोनों डाइजेशन जो है वो परफॉर्म करता है। इसके अलावा ये ऑटोफेगी में इन्वॉल्व है और ऑटोलाइसिस में इन्वॉल्व है। अब ये फिगर जो है वो आपको पूरा फंक्शन जो है वो गोल्जी ऑपरेटस का लाइसोसोम का बताएगी। इसमें अगर आप देखें ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ ये ER है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर ये गोल्जी ऑपरेटस है या गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। और अब ER वेजिकल से ये ER से ER वेजिकल रिलीज़ हो रहा है ये, और ER वेजिकल गोल्जी ऑपरेटस के साथ जाके फ्यूज़ होता है और फिर गोल्जी ऑपरेटस में प्रोसेसिंग होती है और प्राइमरी लाइसोसोम बनता है। प्राइमरी लाइसोसोम अब ये एंडोसोम के साथ या फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज़ होता है। अब ये फूड वैक्यूल कहाँ से आता है? ये फूड पार्टिकल जो एंडोसाइटोसिस के थ्रू सेल के अंदर इंटर होता है, इसकी इनगल्फमेंट होती है और ये फूड वैक्यूल बनता है, और ये दोनों आपस में फ्यूज़ होकर सेकेंडरी लाइसोसोम फॉर्म करते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर फूड पार्टिकल की डाइजेशन होती है और डाइजेशन के बाद इसमें एब्जॉर्प्शन होती है, और जो मटेरियल डिफ्यूजिबल होते हैं वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो नॉन डिफ्यूजिबल होते हैं उनकी एक्सोसाइटोसिस होती है, सेल से बाहर रिलीज़ हो जाते हैं। एक्सोसाइटोसिस एज वेस्ट मटेरियल ये रिलीज़ हो जाते हैं। ये इसका फर्स्ट फंक्शन है जो कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन है। फिर ये गोल्जी लाइसोसोम जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में भी इन्वॉल्व है, ठीक है, सेक्रीशन फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो लाइसोसोम के अंदर जो सेल्स होते हैं ये एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सेल से बाहर सेक्रेट किए जाते हैं ताकि ये एंजाइम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में इन्वॉल्व हो। तो फंजाई में जो डाइजेशन होती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है। फंजाई अपने एंजाइम जो है वो सेल के बाहर रिलीज़ करता है और वहाँ पे जो फूड मटेरियल होते हैं उनको डाइजेस्ट करके उनको फिर वो एब्जॉर्ब करता है। तो ये फंजाई में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है। इसके अलावा लाइसोसोम जो है वो ऑटोफेगी में भी इन्वॉल्व होता है। ऑटोफेगोसोम बनाता है जब ये सेल के अपने कंपोनेंट्स को इनगल्फ करता है, जैसे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया को लाइसोसोम इनगल्फ कर लेता है और ऑटोफेगोसोम बनता है, इसकी डाइजेशन होती है, और फिर उसी तरह जो मटेरियल एब्जॉर्ब हो सकते हैं वो यहाँ से एब्जॉर्ब होंगे, बाकी उनकी एक्सोसाइटोसिस हो जाएगी, और इस तरह ये ऑटोफेगी होता है। और ऑटोफेगी में मटेरियल्स की रिसाइकलिंग होती है या रिसाइकलिंग ऑफ सेल ऑर्गेनेलिज जो हैं वो रिसाइकल होते हैं सारे प्रोसेस के दौरान। फिर इसी तरह लाइसोसोम जो है वो ऑटोलाइसिस में भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ऑटोलाइसिस कहते हैं ऑटो सेल्फ और लाइसिस ब्रेक डाउन। इसी तरह ऑटोफेगी जो है वो सेल्फ एंड फेगी ईटिंग, सेल्फ ईटिंग मीन कि अपने ही सेल ऑर्गेनेलिज को खाना, इसको हम ऑटोफेगी कहते हैं। तो ऑटोफेगी इज़ द प्रोसेस इन विच लाइसोसोम इनगल्फ इट्स ओन cellular structures like mitochondria and digest them to recycle their materials so that new cell organelles are formed. It is known as ऑटोफेगी। ऑटोफेगी का एडवांटेज ये है कि इससे सेल ऑर्गेनेल्स की रिसाइकलिंग होती है और नए सेल ऑर्गेनेल्स बनते हैं, नए माइटोकॉन्ड्रिया बनाने के लिए ज़रूरी होता है। ऑटोलाइसिस जो है सेल्फ ब्रेक डाउन और सेल्फ डाइजेशन, अपनी ही डाइजेशन या अपनी ही ब्रेक डाउन काज करता है। लाइसोसोम कैसे? लाइसोसोमल एंजाइम जो सेल के अंदर ही रिलीज़ हो जाते हैं और वो सेल की ब्रेकडाउन काज करना शुरू कर देते हैं, इसको हम ऑटोलाइसिस कहते हैं। तो ये बेसिकली एपोप्टोसिस का प्रोसेस आपने पढ़ा हुआ होगा 10th क्लास में, ये वही प्रोसेस है। इसमें जो सेल की डेथ होती है, प्रोग्राम सेल डेथ, उसमें ये लाइसोसोम इन्वॉल्व होता है और वो ऑटोलाइसिस काज करता है। तो ये ऑटोलाइसिस बेसिकली इंपॉर्टेंट है फॉर द मेटामॉर्फोसिस ऑफ द फ्रॉग की मेटामॉर्फोसिस में, कि फ्रॉग लार्वा जो टेडपोल होता है उसको ये अडल्ट में कन्वर्ट करने में हेल्पफुल होता है। किस तरह कि टेडपोल की टेल होती है और टेडपोल में गिल्स होते हैं, तो उसकी टेल और गिल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय किए जाते हैं, डाइजेस्ट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम। तो लाइसोसोम उनको डाइजेस्ट करता है। इस तरह टेल और गिल्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते चले जाते हैं और टेडपोल लार्वा जो है वो अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये उसके लिए हेल्पफुल होता है।
क्वेश्चंस इस टॉपिक में, इन टॉपिक्स में हु डिस्कवर राइबोसोम, गोल्जी apparatus एंड लाइसोसोम। तो ये इनकी फर्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है। राइबोसोम पेलार्ड ने डिस्कवर किए थे, गोल्जी apparatus कैमिलो गोल्जी ने, और डीडव ने लाइसोसोम डिस्कवर किए थे। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम इज स्मॉलर साइज विच इज 70s, 30s प्लस 50s, 30s स्मॉल सब यूनिट और 50s लार्ज सब यूनिट। और यूकैरियोटिक राइबोसोम इज लार्जर and it is 80s, 40s small subunit and 60s large subunit. How both subunits of lysosome bind with each other? Both subunits of both subunits of ribosome, यहाँ पर ribosome आएगा, तो both subunits of ribosomes bind with the help of magnesium ion Mg2 positive. What are polysome? When many ribosomes attached to a single messenger RNA. This structure is called polysome, or polysome is required for the production or synthesis of large quantity of a single protein. Give functions of Golgi apparatus स्लाइड में दिया हुआ है, इनको आप एक एक लाइन में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं. What are cisternae? Membranous sacs of the Golgi apparatus are called cisternae. What are forming and maturing phase? तो ये स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी apparatus में दिया हुआ है. What is autophagy? लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था. What is autolysis? How लाइसोसोम हेल्प इन मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग लार्वा इनटू अडल्ट. तो ये आखिरी 3 क्वेश्चन मैंने आपको लेक्चर में बता दिए थे, वहाँ से ही आप इनको नोट कर लीजिएगा. थैंक यू स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज़.